आपको ये सेक्शन और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं। सेक्शन 5, क्योंकि ये जो चैप्टर 2 है ना, ये सेक्शन 5 टू 53A तक आ रहा है, इतना बड़ा चैप्टर है। तो जो सेक्शन 5 टू 37 है ना, ये किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जबकि सेक्शन 38 टू 53A ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसफर्स होंगी उनको डिफाइन कर रहा है। तो ये चीज हमने जो है याद रख लेनी है। अब हम आज आ जाते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड मींस दैट ये उसकी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी टर्म को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। और एक बात और याद रख लेनी है कि जो टीपीए एक्ट है उसमें जितने भी सेक्शंस है ना जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टर्म जो है वर्ड आएगा टर्म, तो उसका यही मतलब होगा कि कोई ऐसा एक्ट जहां पर लिविंग पर्सन कन्वे कर रहा है या प्रॉपर्टी जो है वो कन्वे कर रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है, कन्वे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, पास कर रहा है। और यहाँ एक्ट का कोई भी, इसका जो एक्ट है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरा स्टैट्यूट वाला, नहीं। एक्ट का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसा काम जिसमें एक पर्सन या प्रेजेंट या पास में क्या करता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, या तो किसी एक पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को या फिर खुद को उस सूरत में हो सकता है, आपने पढ़ा होगा ये ट्रस्टी की सूरत में हो सकता है, जब वो ट्रस्टी भी बन सकता है प्रॉपर्टी का, उस सूरत में उसको जब वो ट्रस्टी बन जाए तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो यानी मींस दैट वो एक्ट परफॉर्म कर देता है। अगर वो ट्रांसफर करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, एक्ट परफॉर्म करना, एक्ट ऑफ पार्टीज कहलाएगा। तो ये चीज जो है, और जो वर्ड है ना, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो वर्ड है ना लिविंग पर्सन, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? इंक्लूड कॉर्पोरेशन एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, ये भी चीज हमको याद रख लेनी चाहिए। तो ये सेक्शन हुआ खत्म। सेक्शन 6 की तरफ आ जाए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कि कौन सी चीजें जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। लेकिन मजे की बात बताऊं, इस सेक्शन में तो लिखा हुआ है ना कि व्हाट मे बी ट्रांसफर, यानी कि क्या चीज ट्रांसफर होगी। लेकिन हम इन जनरल बात करें तो ये जो सेक्शन है ना, इसमें इन चीजों के बारे में लिखा है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। हेडिंग में तो यही है कि क्या चीज ट्रांसफर हो सकती है, बट इसके ये जो क्लासेस है ना, 10 क्लासेस दिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि ये चीजें जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, और ये बहुत टेक्निकल सेक्शन है। तो क्लॉज ए क्या बताता है? क्लॉज ए को हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं इसको, सक्सेशन, सक्सेशन। इस सक्सेशन में 3 चीजें बताई गई हैं जो कि ट्रांसफर नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा वारिस जिसको आगे जाके क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है, इनहेरेंट होनी है, अगर वो ऐसा चांस लेकर बैठा है कि जायदाद या जो स्टेट है वो इसके पास आ जाएगी, अभी जायदाद उसको ट्रांसफर नहीं हुई, उसका अभी वो जानशीन है, अभी वो वारिस है उस जायदाद का, मींस दैट उसके फादर की जायदाद है या उसके ग्रैंडफादर की जायदाद है। अगर ग्रैंडफादर अभी फोत नहीं हुआ है, ठीक है, अभी इंतकाल उनका नहीं हुआ है, और वो अभी से ही चांस लेकर बैठा है, ये चांस ले कि ये स्टेट इसके पास आ जाएगी, और इसी चांस के चलते हुए वो क्या करता है? इस स्टेट या इस प्रॉपर्टी को वो क्या कर देता है? आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसी जो ट्रांसफर, इस किस्म की जो 2 नंबर ट्रांसफर होगी ना, वो क्या है, वो क्या होगी? वो इनवैलिड होगी। इस किस्म की जो ट्रांसफर होगी, ये चांस, क्योंकि उसने चांस लिया है, उसने चांस लेके अंदाजन भाई मैं तो आगे बढ़कर आगे जाकर क्या करूंगा? जायदाद का वारिस बन जाऊंगा, और वो कहता है कि उससे पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है किसी और को ट्रांसफर कर दूं या बेच दूं। तो इस किस्म की ये जो चांस है ना, ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा, ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। दूसरी सूरत ये भी है कि कोई पर्सन ऐसा चांस लेकर बैठ जाए कि इसको विल जो प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी कि या फिर गिफ्ट की सूरत में मिलेगी, मींस दैट कोई इसके ब्लड रिलेशन का पर्सन इसके नाम क्या कर जाता है? विल वगैरह लिखता है कि मेरे मरने के बाद इसको ये वाली जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना, ये ट्रांसफर की जाएगी। अब अभी वो मरा नहीं है और इस पर चांस लेकर बैठ जाए और ट्रांसफर करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिंपली ऐसी प्रॉपर्टी इनवैलिड होगी। क्लॉज बी हमारा जो है वो राइट ऑफ री एंट्री की बात कर रहा है। राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफरेबल नहीं है एक्सेप्ट ऑनर को छोड़कर, मींस दैट जिसका जो पर्सनल राइट है ना, जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको छोड़कर बाकी किसी में ट्रांसफरेबल नहीं है, राइट ऑफ री एंट्री नहीं है ट्रांसफरेबल। हाँ, अगर दूसरी सूरत में हो सकता है ट्रांसफरेबल हो सकता है राइट ऑफ री एंट्री का, अगर ओनरशिप किसी और को मिल जाए, ठीक है। अगर इसी की है, पर्सनल ओनरशिप है, वो मालिक है उसका प्रॉपर्टी का, तो ये राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफरेबल नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। अगर वो कर भी देता है तो इनवैलिड है। अब हम आ जाते हैं क्लॉज सी की तरफ, जो कि ये कह रहा है कि डोमिनेंट इनहेरिटेज जो है उससे अलग कोई भी ट्रांसफर नहीं की जाएगी, मींस दैट सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी, उसके साथ जो है डोमिनेंट इनहेरिटेज जो है वो भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट जो है वो नहीं ट्रांसफरेबल होगा। ईजमेंट क्या होती है? एक ऐसा राइट होता है ना जो कि ऑनर को मिलता है कि वो अपनी लैंड या उस प्रॉपर्टी जो कि वो बाई करता है, तो उस राइट टू वे का उसका राइट मिलता है, यानी कि वो एंजॉय कर सकता है प्रॉपर्टी, कोई उसकी प्रॉपर्टी में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये सब उसको हम ईजमेंट कहते हैं।
इस क्लास में ये कहा जा रहा है कि ईजमेंट जो है वो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर नहीं होगी उस वक्त तक जब तक डोमिनेंट इनहेरिटेज जो है वो इंक्लूड ना हो जाए। उससे अलग कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी, वो इनवैलिड होगी, अनट्रांसफरेबल होगी। क्लॉज डी हमारा क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मींस दैट कोई भी प्रॉपर्टी जिसका इंजॉयमेंट किसी पर्सन को मिला हुआ हो या वो इंजॉयमेंट उसी तक या उसी पर्सन तक जो है वो क्या हो गया है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अगर एक पर्सन को प्रॉपर्टी की राइट टू इंजॉय का राइट मिला है तो वो उसी पर्सन तक क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। मींस दैट इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर ए जो है, ए ने बी को क्या दिया है, पर्सनल यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी या कोई रूम रेंट पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर बी जो है किसी और पर्सन को इस प्रॉपर्टी या इस रूम को रेंट पर अगर दे दे तो ये या अपना राइट ट्रांसफर कर दे इंजॉयमेंट का, तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड ट्रांसफरेबल हो जाएगी, ठीक है। मींस दैट बी अगर बी जो है दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी या रूम रेंट पर नहीं दे सकता है, क्योंकि ए ने सिर्फ उसी तक वो राइट जो है महदूद कर दिया या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बी को मिला है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। इसका क्लास डी क्या कह रहा है, अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस की बात कर रहा है इन व्हाटसोएवर मींस दैट अगर किसी विडो को, मींस दैट कि अगर किसी बेवा को मेंटेनेंस की प्रॉपर्टी दे दी गई है तो वो क्या करेगी, वो आगे अगर मेंटेनेंस पर उसको प्रॉपर्टी मिली है वो आगे सेल नहीं कर सकती है या आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती सिंपली। इस क्लास में भी यही कहा जा रहा है कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, जो फ्यूचर मेंटेनेंस होगी ना वो भी ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी क्लास ई, मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर मींस दैट लॉ सूट फाइल करने का जो राइट है ना वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। किन केसेस में नहीं किया जाएगा, डैमेजेस के केसेस में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में और फॉर टॉर्ट के केसेस में जो है राइट टू सूट अ फाइल, यानी कि मेरे बिहाफ पे वो बंदा जो है केस, कोई भी पर्सन जो है वो केस फाइल करे, लिटिगेशन करे, नहीं, ये वाला राइट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों, सिर्फ वही पर्सन जो है जिसका जो डैमेज हुआ है टॉर्ट के, जिसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है, जिसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर डैमेजेस क्लेम करने के लिए सिर्फ वही इंडिविजुअल पार्टी जो कि डैमेज हुई है, मुतासिर हुई है, वही पार्टीज जो है वो सिंपली कर सकती है सूट फाइल, ठीक है। वो वाला राइट जो है किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगी, कोई और नहीं कर सकता उसके बिहाफ पे। नेक्स्ट क्लॉज है हमारी, पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल मीन्स दैट पब्लिक ऑफिस ट्रांसफरेबल नहीं है और ना ही पब्लिक ऑफिसर की जो सैलरी है ना वो ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। चाहे वो जो सैलरी है पहले पेएबल हो चुकी हो या बाद में, अगर ऐसा होना लग जाए कि कोई ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर जो है अपना ऑफिस ट्रांसफर करे तो वो फिर क्या हो जाए, इस तरह ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा और ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास है हमारी स्टीपेंड्स और पेंशंस। स्टीपेंड्स होते हैं ना जो आर्मी को मिलते हैं, मतलब जो कि आर्मी को इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस मिलते हैं, वो क्या होंगे, वो नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, ठीक है। और जो पेंशंस हैं वो भी नॉन ट्रांसफरेबल हैं, उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रांसफर जो है वो सिविल हो या फिर पॉलिटिकल पेंशन, चाहे वो ट्रांसफर जो है वो सिविल या फिर पॉलिटिकल पेंशन हो, वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। वो जो पेंशन है ना सिविल या वो नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अनलॉफुल जो ट्रांसफर है ना वो वाइड है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 23 है, वो कंडीशंस बता रहा है कि इन कंडीशंस में वाइड हो जाता है हमारा ट्रांसफर, जैसे कि फ्रॉडुलेंट के केस में हो गया या फॉरबिडन लॉ हो गया, फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, और अनलॉफुल कंसिडरेशन जो इस तरह की जो होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 23 तो उसमें जो होगा ना वो अनलॉफुल जो ट्रांसफर है ना वो वाइड होगी, ठीक है। और सेकंड है जो कि अपोजिट टू द नेचर हो, मतलब कि उन पर वो किया ही नहीं जा सकता है, ट्रांसफर नामुमकिन है, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया। लास्ट है हमारा ट्रांसफरेबल इन इंटरेस्ट। इस सेक्शन में क्या, इस क्लॉज में क्या कहा गया है कि जो कुछ भी दिया गया है वो एथराइज नहीं करेगा। मींस दैट अब ये आगे आ रही है, 3 कंडीशंस में है ना, वो पर्सन एथराइज नहीं है देने के, ट्रांसफर के एथराइज नहीं है, काबिल नहीं है। कौन सा, पहला जो है टेंडेंट है हमारा, टेंडेंट जो है वो आगे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेकंड है हमारा फार्मर है, फार्मर ने अगर रेवेन्यू पे नहीं किया हुआ है, टैक्स पे नहीं किया हुआ है तो आगे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। थर्ड है हमारा लेसी, लेसी भी एथराइज नहीं है कि आगे ट्रांसफर कर सके क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये था हमारा सेक्शन 6 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 7, पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफर। कौन सा पर्सन कंपिटेंट है ट्रांसफर करने के प्रॉपर्टी को, कंपिटेंट होता है ना, समझदार है, इस काबिल है, जिसको इनसेन न करार दिया गया हो किसी कोर्ट ने, या वो अनसाउंड माइंड ना हो। तो एवरी पर्सन, हर शख्स जो है कंपिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट और एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। हर शख्स जो है वो कंपिटेंट है इसके लिए और हकदार है कि वो क्या करे, ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी को। और शर्त यह है कि हर कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए, उसको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड नहीं करार देना चाहिए। तो जितने भी कंपिटेंट होंगे। सेकेंडली, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो पार्शियली हो, रिटर्न हो, बट लीगल होनी चाहिए। मीन्स दैट प्रिस्क्राइब्ड हो बाय एनी लॉ, यानी कि वो लीगल तरीके से होनी चाहिए, गलत तरीके से ना हो। तो ये था हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 8 है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। इसका मीन ये है कि ट्रांसफर का जो प्रोसेस क्या होगा और इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, वो सब क्या होता है, वो सब दिया जाता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में।
अगर इम्प्लॉयडी और एक्सप्रेसली जो ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी की वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही है, तो सब ही जो इंटरेस्ट होंगे ना वो ट्रांसफ़र होंगे किसको, ट्रांसफरी को होंगे। वो सभी राइट्स ट्रांसफ़र किसको होंगे, ट्रांसफरी को होंगे। ट्रांसफरर जो है ट्रांसफरी को सभी राइट्स जो हैं ऑफ इंटरेस्ट वो क्या करेगा, ट्रांसफरी करेगा, ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है लीगल इंसिडेंट्स वो भी ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को। मीन्स दैट अगर प्रॉपर्टी जो है वो लैंड की सूरत में है तो उसके साथ कौन से राइट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे, राइट ऑफ वे हो गया, राइट टू वाटर हो गया, यानी कि जो भी ईजमेंट अटैच्ड है ना वो सारे ट्रांसफरेबल होंगे, सिंपल। थर्ड है हमारा जो भी चीज अटैच टू अर्थ होगी वो भी ट्रांसफरेबल होगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मशीनरी अटैच टू अर्थ है तो वो भी ट्रांसफरेबल होगी, जैसे ये ज़मीनी मोटर जो होती है या ज़मीन में जो बोर किया जाता है, अगर वो है तो वो भी ट्रांसफरेबल होगा, वो कैसे उखाड़ सकते हैं। अगर हाउस है तो इसके साथ जो खिड़कियां दरवाजे वो भी ट्रांसफरेबल होंगे, और जो इन फ्यूचर जो रेंट होगा ना वो भी ट्रांसफरेबल होगा, इन फ्यूचर में जो आने वाला जो रेंट होगा ना वो भी ट्रांसफरेबल होगा। थर्ड है, लास्ट है हमारा, जहां पर अगर प्रॉपर्टी जो है वो डेप्ट है, ठीक है, तो सिक्योरिटीज भी क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी, ठीक है। बट इसके साथ क्या है, जो एक्शनेबल क्लेम है ना जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि उसके जो अरियर हैं उसके बकाया जात हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे। जो प्रॉपर्टी जो इनकम की सूरत में है तो वो भी ट्रांसफर होगी, मनी वगैरह की सूरत में है। सेक्शन 9 है ओरल ट्रांसफर, मींस दैट ओरल जो है ट्रांसफर भी हो सकती है, विदाउट राइटिंग भी हो सकती है। सेक्शन 10 है हमारा कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, मीन्स दैट कोई भी ऐसी कंडीशन जो रेस्ट्रेन करे, जो रोक रही हो एलिनेशन को यानी कि ट्रांसफर को, ठीक है, यहाँ पे मतलब एलिनेशन का ट्रांसफर लिया जाएगा, ऐसी कंडीशन जो कि रोक रही है ट्रांसफर को, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने से रोक रही है, मतलब कि एक पर्सन जो है वो ये कंडीशन लगा दे कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ये कंडीशन भी शर्त लगा दे कि तुमने आगे इसको फर्दर ट्रांसफर नहीं करनी, तो ऐसी कंडीशन जो होगी वो क्या है, वाइड होगी, ठीक है। ये जो कंडीशन है ना ये लीज के केस में लगाई जा सकती है, वो भी लेसर के किसके लिए, बेनिफिट के लिए। लेसर जो है वो लेसी पर ये कंडीशन लगा सकता है कि तुम आगे जो है इस प्रॉपर्टी को या इस लैंड को ट्रांसफर नहीं करोगे, किसके लिए होती है ये, लेसर के बेनिफिट के लिए ये कंडीशन लगाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये वाइड है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 11 जो कि रिस्ट्रिक्शन रिपेंडेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, इसके बारे में बात करता है। ये जो सेक्शन है ना ये 2 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है ना वो जनरल रूल के बारे में बात कर रहा है, और सेकंड जो पैरा है ना इसकी एक्सेप्शन के बारे में बता रहा है। फर्स्ट में यह है कि रिस्ट्रिक्शन रिपेंडेंट टू इंटरेस्ट मींस दैट कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तभी जो है अकॉर्डिंग टू टीपीए, जब प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होगी तभी जो इंटरेस्ट है ना वो क्रिएट होगा, चाहे वो लीज के थ्रू हो, चाहे वो सेल के थ्रू हो, चाहे वो मॉर्गेज के या गिफ्ट या एक्सचेंज सेक्टर के। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कोई ऐसी, अब इस सेक्शन में अकॉर्डिंग टू टीपीए इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, कुछ ऐसा रोकथाम लगा दिया जाए जो कि रिपेंडेंट है, तो वो क्या होगी, वो वाइड होगी। अब इस सेक्शन में रिपेंडेंट क्या मतलब है, जो कि डिसएडवांटेज है हमारा, जो कि अनफेवरेबल होगी, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए जो कि अनफेवरेबल है, रिपेंडेंट है, अगर वो जो है इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया गया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। और फिर जब वो अनबॉर्न जो है चाइल्ड है वो एग्जिस्ट में आ जाए, मतलब कि पैदा हो जाए, तो इसको क्या है, प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वो इसका ऑनर उस सूरत में बनेगा जब जो प्रायर इंटरेस्ट था वो मर जाए, तो तभी वो जो है उसका ऑनर बन सकता है, ठीक है। उसका जो इन्वेस्ट है डेवलप हो जाएगा, इन्वेस्टेड जो इंटरेस्ट है वो डेवलप तभी होगा जब वो उसका ऑनरशिप तभी मिलेगी जब वो बंदा मर जाएगा जिसको उसके बिहाफ पे क्या हुई थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी फॉर द बेनिफिट फॉर अनबॉर्न पर्सन। वैसे तो हम प्रीवियसली क्या पढ़ चुके हैं कि लिविंग पर्सन जो है उन्हीं के दरमियान ट्रांसफर होगी, लेकिन ये अगर यहाँ पे 2 होता ना तो ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू अनबॉर्न होता तो तब गलत था, लेकिन यहाँ फॉर है, फॉर का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसी वजह से वो ट्रांसफर वैलिड होगी ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड की। सेक्शन 14 जो है वो रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी से जो है डील कर रहा है हमारा। अकॉर्डिंग टू टीपीए परपेचुटी जो है उसका मीनिंग क्या है, अनएंडिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिसका कोई एंड ही ना हो, चलती रहे, कंटिन्यूस हो। जैसे कि वो सुना होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, जा रही है, बाप के बाद बेटे को, बेटे के बाद उसके पोते को, पोते के बाद उसके बेटे को, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको जो है परपेचुटी कहते हैं, जिसका कोई एंड ही नहीं हो रहा। बट जो हमारा सेक्शन है ना वो इसके अगेंस्ट बात कर रहा है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी ट्रांजैक्शन अनएंडिंग ट्रांजैक्शन हो रही है उसके अगेंस्ट बात कर रहा है ये सेक्शन। सीधी सी बात यह है कि सेक्शन 14 इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है उसको वाइड कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 15 ट्रांसफर टू क्लास सेम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 और सेक्शन 14। इसमें यह है कि अगर सेक्शन 13 और 14 के रूल्स की वजह से जो हमारी क्लास ऑफ इंटरेस्ट है ना वो फेल हो जाता है, या उस क्लास के जो कुछ पर्सनस हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो फेल हो रहा है,
तो क्या होगा कि वो जो इंटरेस्ट है ना सिर्फ उसी पर्सन के लिए इनवैलिड होगा, पूरी क्लास के लिए नहीं। मीन्स दैट पूरी क्लास जो है उससे इफेक्ट नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। लॉ टिप्स